नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे जो व्यक्ति राजनीति की फील्ड में जाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह योग होते हैं, कौन से प्लैनेट्स कैसे कॉम्बिनेशन होते हैं जो कि राजनीति के जगत में सफलता प्रदान करते हैं। मतलब कुंडली में ऐसे कौन कौन से वह प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं, कौन से ऐसे योग हैं कि जो कुंडली में मौजूद होते व्यक्ति को राजनीति के जगत में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। सामान्यतः जो एक कुशल और सफल राजनीतिक होता है उसके अंदर जो कुछ बेसिक क्वालिटीज है, जो बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं, वो कौन कौन से हैं। एक कुशल राजनीतिक एक कुशल वक्ता होता है, एक सकारात्मक विचारधारा वाला व्यक्ति होता है, एक ऐसा व्यक्ति कि जीवन में आने वाली तमाम अड़चनों, व्यवधानों और विपक्ष की आने वाली चुनौतियों को तमाम तरह से जीवन में आने वाली तमाम प्रकार की चुनौतियों को निपटना वो अच्छी तरह से जानता है। और एक सफल राजनीतिक वो होता है जो कि कर्मठ होता है, अपनी वाक कला से अपने प्रतिद्वंदियों को, अपने जो लोग विपक्ष में होते हैं उनको वो वाद विवाद के माध्यम से, तर्क वितर्क के माध्यम से, अपनी बातचीत की कला से वो उनको डिफीट करना जानता है, उन्हें परास्त करना जानता है। एक सफल राजनीतिक, कुशल राजनीतिक वो होता है जिसे अपने जीवन में पब्लिक का बड़ा अच्छा सपोर्ट मिलता है। एक सफल व्यक्ति, सफल राजनीतिक वही होता है जिसे पब्लिक का अच्छा फेवर मिलता है, पब्लिक का अच्छा सपोर्ट मिलता है। क्योंकि बगैर पब्लिक का अच्छा फेवर, अच्छा सपोर्ट पाए कोई व्यक्ति चुनाव जीत ही नहीं सकता और अपने राजनीति के कैरियर में आगे बढ़ ही नहीं सकता। जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम करेगा तभी उसे पब्लिक का फेवर मिलेगा, पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा। तो एक कुशल सफल राजनीतिक एक कुशल वक्ता के साथ साथ जीवन में आने वाली चुनौतियों को निपटने के साथ साथ एक पब्लिक का चहेता होता है, पब्लिक का लोकप्रिय होता है। क्योंकि जो हमारा जो संविधान है, जो हमारे देश की जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो लोकतांत्रिक है। यहाँ पे जनता चाहे जिसको कुर्सी पे बैठा दे और जिसको चाहे कुर्सी से उतार दे। तो एक कुशल राजनीतिक वो होता है जो कि पब्लिक का चहेता होता है, पब्लिक का लोकप्रिय होता है। आज हम बात करेंगे कुंडली में ऐसी कौन कौन सी ग्रह स्थितियां होती हैं, ये कौन कौन से योग होते हैं जो व्यक्ति को राजनीति के क्षेत्र में, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में बड़ी उच्च स्तर की सफलता प्रदान करती है। मित्रों, इस चीज की एनालिसिस के लिए हमने बहुत सारे जो प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हैं, इनमें कई सारे राजनीतिक जो कुंडलियां होती हैं उन पर हमने शोध करके उनकी एनालिसिस की। और ऐसे हमने कुछ ऐसे कॉमन क्वालिटीज जो सभी प्रकार के, जो सभी जितने भी राजनीतिक हैं, जो सफल राजनीतिक हैं, उन सभी में हमने कुछ कॉमन क्वालिटीज देखी, जो कॉमन एट्रीब्यूट्स देखे हैं जो कि अगर उनकी कुंडली में मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति की राजनीति के क्षेत्र में सफलता पाने की संभावना और प्रबलता काफी प्रबल हो जाती है। मित्रों, आज उन्हीं कुछ ऐसे ग्रह स्थितियों और प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि जो कि व्यक्ति को कुशल और सफल और प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ बनाती है, कि जो जीवन में राजनीति के क्षेत्र में उच्च स्तरीय सफलता प्राप्त करते हैं। मित्रों, सबसे पहले तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण भाव हैं जिनको हमको देखना है। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में जो व्यक्ति जा सकता है या नहीं जा सकता है, इस बात का अवलोकन करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण भाव है कुंडली का, उनको देखना पड़ेगा। लग्न भाव, पंचम भाव और दशम भाव। लग्न भाव होता है शरीर के आत्मविश्वास का, मनोबल का, मानसिक शक्ति का। पंचम भाव होता है बुद्धि का, सोचने के नजरिए का। दशम भाव होता है कर्म का। साथ ही साथ दूसरे भाव से हमें यह पता चलता है कोई व्यक्ति कितना वाक कुशल होगा, उसकी बातचीत की शैली कितनी प्रभावशाली होगी, कितनी आसानी से वो अपनी बातचीत का प्रभाव दूसरे पर छोड़ सकता है। और छठा भाव इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि वो जीवन में आने वाले तमाम तरह के ऑब्स्टेकल्स, व्यवधान, चुनौतियों को दर्शाता है। तो व्यक्ति का अगर जो छठा भाव है, वहां से यह संकेत मिलता है कि वह व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली अड़चनों को सफलतापूर्वक उनको हैंडल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और छठे भाव से ही हम किसी व्यक्ति की डिबेटिंग स्किल का विचार करते हैं। मतलब कि कोई व्यक्ति डिबेट कला में, मतलब तर्क वितर्क करने में लॉजिकल शक्ति उसके पास कितनी अच्छी है, इसका विचार भी हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। कुल मिला के ऐसा समझ लीजिए, कुंडली का छठा भाव जो होता है वो वाद विवाद का तो सूचक है,
कानून, कोर्ट कचहरी, मुकदमे का सूचक है। साथ साथ वो ये भी दर्शाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको कितना बढ़िया तरीके से हैंडल कर सकता है, इस बात का भी संकेत कुंडली के छठे भाव से मिलता है। तो मित्रों, तो महत्वपूर्ण भाव हो गए लग्न भाव, पंचम भाव, दशम भाव, द्वितीय भाव और छठा भाव। और ग्रह कौन कौन से महत्वपूर्ण हो गए? ग्रह महत्वपूर्ण हो गए शनि और राहु। राहु व्यक्ति को कूटनीतिक बनाता है, डिप्लोमेटिक बनाता है। राजनीति के क्षेत्र में किसी व्यक्ति का सफल कूटनीतिज्ञ होना बहुत जरूरी है, और राजनीति के क्षेत्र में जो डिप्लोमेसी चाहिए, कूटनीतिक चाहिए, वो राहु प्रोवाइड करता है, राहु प्रदान करता है। और शनि पब्लिक की लोकप्रियता प्रदान करता है, पब्लिक का चहेता बनाता है। और शनि कालपुरुषी कुंडली में दसम भाव का स्वामित्व भी उनके पास है, और दसम भाव के कारक भी शनिदेव होते हैं। तो इसलिए शनिदेव की स्थिति भी कुंडली में काफी महत्वपूर्ण है। तो अब हम एक एक करके उन फैक्टर्स के ऊपर चर्चा करते हैं कि जो कि किसी व्यक्ति के सफल और कुशल और प्रसिद्ध राजनीतिक होने के संकेत प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप वो है शनि और राहु ग्रह। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि राहु कूटनीतिक बनाता है, डिप्लोमेटिक बनाता है, और राजनीति में इस चीज की परम आवश्यकता होती है। शनि पब्लिक का लोकप्रिय बनाता है। तो शनि और राहु, ध्यान दीजिएगा, शनि और राहु जब कुंडली में लग्न या लग्नेश से, पंचम भाव या पंचमेश से, दसम भाव या दशमेश से संबंध बनाते हैं, तब किसी व्यक्ति की जो सोचने की शैली है, जो उसकी विचारधारा है, वो उसका सहज ही झुकाव राजनीति के क्षेत्र की तरफ हो सकता है। वो उसकी जो सोचने की शक्ति, कोई लग्न होता है मानसिक शक्ति, शरीर की कह लीजिए कि आत्मबल, मनोबल, और पंचम भाव होता है व्यक्ति की बुद्धि का तरीका, बुद्धि व्यक्ति का सोचने का नजरिया, और दसम भाव होता है कर्म। जब इन तीनों भावों में से, तीनों भावों के स्वामियों से राहु और शनि संबंध बनाते हैं, तब ऐसे व्यक्ति कूटनीतिक स्वभाव के होते हैं और पब्लिक के लोकप्रिय भी होते हैं। तो सहज ही इनका झुकाव राजनीति की तरफ हो जाता है। अब हम बात करते हैं जो स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर इंपॉर्टेंट वो ये है कि कुंडली में दसम भाव या दसम भाव के स्वामी दशम भाव या दसम भाव के स्वामी दशमेश का संबंध या तो लग्न या लग्नेश से हो, पंचम भाव या पंचमेश से हो, या द्वितीय भाव या द्वितीय से हो, या षष्ठ भाव या षष्ठेश से हो। ध्यान दीजिएगा, कुंडली में दशमेश का संबंध और दूसरे और छठे को हटा दें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया? दसम भाव या दशमेश का संबंध लग्न या लग्नेश से हो, या पंचम भाव या पंचमेश से हो। ध्यान दीजिएगा कि स्टेप नंबर 2 में जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि दशमेश का संबंध या तो लग्न या लग्नेश से हो, या पंचम भाव या पंचमेश से किसी न किसी प्रकार बन रहा हो। स्टेप नंबर 3 यह है कि जो कुंडली में जो दूसरा भाव है, दूसरा भाव काफी इंपॉर्टेंट होता है, व्यक्ति की बोलने चालने की शैली की, उसकी कला को दर्शाता है। तो या तो कुंडली में दूसरा भाव बहुत महत्वपूर्ण हो, बहुत मजबूत हो, बलवान हो, या फिर दूसरा भाव या द्वितीय का संबंध किसी न किसी प्रकार लग्न या लग्नेश से, पंचम भाव या पंचमेश से, छठे भाव या षष्ठेश से, दसम भाव या दशमेश से बन रहा हो। ध्यान दीजिएगा, स्टेप नंबर 3 में रिक्वायरमेंट ये है कि दूसरे भाव या द्वितीय का संबंध लग्न या लग्नेश से बन जाए, या पंचम भाव या पंचमेश से बन जाए, या फिर षष्ठ भाव या षष्ठेश से बन जाए, या दसम भाव या दशमेश से बन जाए। और चौथे नंबर का स्टेप है वो यही है कि जो छठा भाव होता है, जो कि व्यक्ति की किसी चीज को जीवन में आने वाली चुनौतियों को हैंडल करने की क्षमता को दर्शाता है, डिबेटिंग स्किल दर्शाता है, तर्क वितर्क करने की क्षमता को दर्शाता है, उसकी लॉजिकल पावर को दर्शाता है। तो कुंडली में चौथे नंबर की रिक्वायरमेंट यह है कि छठा भाव या षष्ठेश लग्न या लग्नेश से संबंध बनाए, द्वितीय भाव या द्वितीय से संबंध बनाए, पंचम भाव या पंचमेश से संबंध बना ले, या दसम भाव या दशमेश से संबंध बना ले। तो ये चौथी रिक्वायरमेंट हो गई कि जो व्यक्ति को राजनीति की ओर, उसकी सोचने समझने की शक्ति, उसका झुकाव राजनीति की फील्ड की ओर करता है। मतलब आपको मैंने सारी चारों रिक्वायरमेंट बता दी है कि मतलब शनि राहु का संबंध जो मैंने बताया आपको स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में दशमेश का संबंध लग्न या लग्नेश से बने, या पंचम भाव या पंचमेश से बने, या फिर जो मेन महत्वपूर्ण है स्टेप नंबर 2 में दसम भाव का संबंध और या दशमेश का संबंध लग्न या लग्नेश से बने, या पंचम भाव या पंचमेश से बने। तीसरे नंबर पे स्टेप दूसरा भाव या दूसरे भाव के स्वामी द्वितीय का संबंध लग्न या लग्नेश से, या फिर पंचम भाव या पंचमेश से, षष्ठ भाव या षष्ठेश से, दसम भाव या दशमेश से। उसी प्रकार चौथे नंबर की रिक्वायरमेंट क्या है कि छठे भाव या फिर छठे भाव के स्वामी का संबंध किसी न किसी प्रकार लग्न या लग्नेश से बन जाए, द्वितीय भाव या द्वितीय से बन जाए,
या पंचम भाव या पंचमे से बन जाए, या दसम भाव या दसवें से बन जाए। अब अपनी बात को तर्क संगत करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए जो मैं कह रहा हूं, वो मैंने जो बात कही मित्रों, इसको कई सारी राजनीतियों की कुंडलियों के एनालिसिस करने के बाद, शोध करने के पश्चात, उस शोध के आधार पर कही है। तो अपनी बात को आपके सामने तर्क संगत करने के लिए मैंने कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आपको मैं उन कुंडलियों के माध्यम से जो मैं कह रहा हूं उन उदाहरणों को मैं समझाऊंगा। प्रथम उदाहरण मैंने मित्रों एक राजनीतिक है मुलायम सिंह यादव जी की, जो हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी कुंडली का लिया है। इनकी कुंडली में ध्यान दीजिए, कर्क लग्न की कुंडली है जिसमें राहु चौथे भाव में बैठा है और सातवीं पूर्ण दृष्टि से दसम भाव को प्रभावित कर रहा है, जो हमने स्टेप 1 में बताया था। और शनि कुंडली के दसम भाव में बैठे हैं। देखिए राहु सातवीं पूर्ण दृष्टि से दसम भाव को प्रभावित कर रहा है और शनि कुंडली के दसम भाव में बैठे हैं। तो राहु और शनि स्टेप 1 के रिक्वायरमेंट के हिसाब से दसम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा कि जो दशमेश है, दशमेश होते हैं मंगल, वह कुंडली में बैठे हुए हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। और इनकी कुंडली में मुलायम सिंह यादव जी की कुंडली में पंचम भाव के स्वामी और दसम भाव के स्वामी अकेले खुद मंगल हो जाते हैं। तो जो मैंने बात की स्टेप नंबर 2 में कि दसम भाव या दशमेश का संबंध पंचम भाव या लग्न, पंचम भाव या पंचमेश से बने, लग्न या लग्नेश से बने, तो प्रस्तुत कुंडली में दशमेश होते हैं मंगल, जो कि साथ साथ खुद पंचम भाव के भी स्वामी उनके पास, स्वामित्व उनके पास है। तो स्टेप 2 भी पूरा हो गया। स्टेप 3 में मैंने कहा था कि द्वितीय भाव का स्वामी का संबंध द्वितीय भाव कुंडली में मजबूत हो, या द्वितीय भाव का स्वामी का संबंध लग्न या लग्नेश से बने, या पंचम भाव या पंचमेश से बने, षष्ठ भाव या षष्ठेश से बने, या दसम भाव या दशमेश से बने। तो देखिए प्रस्तुत कुंडली में द्वितीय भाव में आ रही सिंह राशि जिसके स्वामी होते हैं सूर्य, और सूर्य बैठे हैं पंचम भाव में। तो इस प्रकार से स्टेप नंबर 3 भी पूरा हो गया। स्टेप नंबर 4 में मैंने कहा था कि छठा भाव या छठे भाव का स्वामी का संबंध जो मैंने बताया आपसे, उसको देखा जाए तो प्रस्तुत उदाहरण में छठे भाव में आ रही धनु राशि जिसके स्वामी होते हैं गुरु। तो ध्यान दीजिएगा, गुरु नवम भाव में बैठे हैं, षष्ठेश होते हैं गुरु, जो गुरु नवम भाव में बैठे हैं और लग्नेश के साथ युति में भी है और लग्न के ऊपर पांचवी दृष्टि से देख भी रहे हैं। तो स्टेप नंबर 4 में जो रिक्वायरमेंट थी, षष्ठ भाव षष्ठेश का संबंध लग्न या लग्नेश से बने, या पंचम भाव या पंचमेश से बने, या फिर दसम भाव या दशमेश से बने, वो भी पूरी हो रही है। अब अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण नवीन पटनायक जी का है। यह भी एक सफल और कुशल और प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हैं। इनकी कुंडली में देखिए मेष लग्न की कुंडली है मित्रों। मेष लग्न कुंडली में जो पहले स्टेप 1 को देखें तो राहु बैठे हैं कुंडली के दूसरे भाव में, जहां से राहु की नवीं पूर्ण दृष्टि दसम भाव पे आ रही है, तो राहु दसम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। शनि बैठे हैं कुंडली के चौथे भाव में, वो सातवीं पूर्ण दृष्टि से दसम भाव को देख रहे हैं। तो इस हिसाब से शनि और राहु का दसम भाव पे प्रभाव आ रहा है। तो स्टेप 1 पूरा हो गया। अब स्टेप 2 में देखें, स्टेप 2 में देखें इनके दसम भाव में आ रही है मकर राशि। मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि। शनि बैठे हैं कुंडली के चौथे भाव में और शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है सूर्य के ऊपर, और सूर्य इनकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है। सूर्य इनकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी, जिसके ऊपर दशमेश शनि की तीसरी पूर्ण दृष्टि आ रही है। तो इस हिसाब से दूसरा उदाहरण भी, दूसरा स्टेप भी पूरा हो गया। अब स्टेप 3 देखिए। स्टेप 3 में दूसरे भाव के स्वामी होते हैं शुक्र। तो शुक्र बैठे हैं कुंडली के अष्टम भाव में, वो सप्तमी पूर्ण दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो वो अपने ही स्थान को बली कर रहे हैं अपनी दृष्टि द्वारा। शुक्र बैठे हैं अष्टम भाव में दूसरे भाव के स्वामी होकर के, और वो सातवीं पूर्ण दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहे हैं, इसलिए दूसरा भाव बली हुआ। अब स्टेप नंबर 4 देखते हैं। स्टेप नंबर 4 में छठे भाव में आ रही है कन्या राशि, जिसके स्वामी होते हैं बुध। बुध बैठे हैं कुंडली के 7वें भाव में और वो 7वीं पूर्ण दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। तो स्टेप 4 भी पूरा हो गया। अब अगली उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है मायावती जी की कुंडली का। मायावती जी कुंडली में स्टेप 1 हम देखते हैं। तो इनकी कुंडली में देखिए कर्क लग्न की कुंडली है, दशमेश होते हैं मंगल और दशमेश मंगल बैठे हैं कुंडली के पंचम भाव में। तो स्टेप 2 तो यहीं से पूरा हो गया। और स्टेप 1 में देखा जाए तो राहु और शनि के साथ युति में है, राहु और शनि के साथ युति में है। तो स्टेप 1 पूरा हो गया। और दसम भाव के स्वामी मंगल और पंचम भाव के स्वामी भी मंगल। इनकी कुंडली में देखिएगा दसम भाव के स्वामी मंगल है, पंचम भाव के स्वामी मंगल है और पंचम भाव में बैठे हैं, इसलिए स्टेप 2 भी पूरा हो रहा है। स्टेप 3 में देखें द्वितीय भाव का संबंध। द्वितीय भाव का संबंध देखिए दूसरे भाव में क्या आ रही है सिंह राशि, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। सूर्य बैठे हैं कुंडली के 7वें भाव में, जो कि 7वीं पूर्ण दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। तो स्टेप 3 भी पूरा हो रहा है, क्वालिफाई हो रहा है। स्टेप 4 देखें। स्टेप 4 में देखें कुंडली के छठे भाव में आ रही धनु राशि, जिसके स्वामी होते हैं गुरु, और गुरु बैठे कहाँ है कुंडली के दूसरे भाव में।
तो जैसा कि मैंने बताया था स्टेप 4 भी क्वालिफाई हो रहा है, इसलिए राजनीति के क्षेत्र में इन्होंने खूब बढ़िया नाम अर्जित किया, खूब बढ़िया नाम कमाया और खूब अच्छी सफलता पाई। चौथा उदाहरण लेखें तो वो हमारे खुद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। देखिए चौथा उदाहरण जो हमारे माननीय पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उनकी कुंडली का है। इनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में स्टेप 1 हम देखें तो स्टेप 1 अगर हम देखते हैं तो इनके 10वें भाव में शनि बैठे हुए हैं, शनि विराजमान है और राहु इनकी कुंडली में 5वें भाव में बैठे हैं, जिनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि इनकी देखिएगा नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में दशमेश होते हैं, इनके 10वें भाव में आ रही है सिंह राशि जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। शनि खुद कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं और राहु कुंडली के 5वें भाव में बैठे हुए हैं, जिनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि दशमेश सूर्य के ऊपर पड़ रही है। ध्यान दीजिएगा इनकी कुंडली में सूर्य बैठे हैं एकादश भाव में, जिसके ऊपर राहु की 7वीं पूर्ण दृष्टि आ रही है। तो स्टेप 1 पूरा हो गया। राहु और केतु का जो कंडीशन हमने बताई वो पूरी हो रही है। स्टेप नंबर 2 देखें तो दशमेश होते हैं इनकी कुंडली में सूर्य, 10वें भाव में सिंह राशि यानी दशमेश होते हैं सूर्य बैठे हैं एकादश भाव में, उनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि 5वें भाव पे आ रही है। और पंचमेश इनकी कुंडली में ध्यान दीजिएगा 5वें भाव में आ रही मीन राशि जिसके स्वामी होते हैं गुरु, तो गुरु की भी 7वीं पूर्ण दृष्टि 10वें भाव में पड़ रही है। तो मतलब पंचमेश गुरु की भी 7वीं पूर्ण दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है और दशमेश सूर्य की भी 7वीं पूर्ण दृष्टि 5वें भाव पर पड़ रही है। इस प्रकार से दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई, क्वालिफाई हो रही है। तीसरी कंडीशन में इनके दूसरे भाव को चेक किया जाए। दूसरे भाव में आ रही धनु राशि जिसके स्वामी होते हैं गुरु बैठे हैं कुंडली के 4थे भाव में, तो वो 7वीं पूर्ण दृष्टि से 10वें भाव को देख रहे हैं और उनकी कुंडली में गुरु जो है वो द्वितीयेश और पंचमेश दोनों है। ध्यान दीजिएगा इनकी कुंडली में स्टेप नंबर 3 की बात हम करें, जहां पे हम दूसरे भाव को चेक कर रहे हैं, व्यक्ति की वाणी कैपेबिलिटी को चेक कर रहे हैं, तो देखिएगा इनकी में दूसरा भाव के स्वामी होते हैं गुरु, जो कि 4थे भाव में बैठे हैं और 7वीं पूर्ण दृष्टि 10वें भाव को देख रहे हैं और खुद 5वें भाव के स्वामी भी हैं। तो स्टेप 3 भी पूरा हो गया। अब मोदी जी की कुंडली में स्टेप 4 देखें तो 6ठे भाव की स्थिति देखें। 6ठे भाव में आ रही मेष राशि जिसके स्वामी होते हैं मंगल। तो मैंने बताया अब मंगल कहां बैठे हैं, मंगल बैठे हैं लग्न में, मंगल बैठे हैं इनकी कुंडली में लग्न में। तो जो मेरी बताई कंडीशन थी, जो स्टेप 4 जो कंडीशन थी वो भी क्वालिफाई हो रही है, पूरी हो रही है। तो इस प्रकार से मैंने मित्रों कई राजनीतिज्ञ जो सफल भी है, प्रसिद्ध भी है, कुशल भी है राजनीतिक क्षेत्र में, उनकी कुंडली की एनालिसिस की। तकरीबन आप उसमें 80 से 90% लोगों की कुंडली में जो मैं कंडीशन बता रहा हूं, जो सफल राजनीतिज्ञ हैं, उनमें मेरी सारी बताई गई कंडीशंस आपको मिलेंगी। और अगर ये सारी कंडीशन आपकी भी कुंडली में अगर मिल रही हैं, तो मान के चलिए कि राजनीति के क्षेत्र में आप भी काफी अच्छी उच्च स्तरीय सफलता अर्जित कर सकते हैं, अच्छा नाम कमा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मैंने जो जो कंडीशंस बताई हैं वो ध्यान में रखिएगा और उन कंडीशंस को अपनी कुंडली में मैच करके देखिए। अगर वो सारी कंडीशन आपकी कुंडली में आपसे मैच कर रही हैं, तो आप राजनीति के क्षेत्र में काफी अच्छी सफलता अर्जित कर सकती हैं, काफी अच्छा नाम कमा सकती हैं। ये था मित्रों आज का हमारा एपिसोड कि राजनीति के क्षेत्र में जो लोग उच्च स्तरीय सफलता अर्जित करते हैं, उनकी कुंडली में से कौन सी ग्रह स्थिति, क्या कॉम्बिनेशन होते हैं। तो ये मैं आपके सामने मैंने कुछ जो मैंने बातें कही उनका साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए, उसे तर्क संगत करने के लिए, उसे प्रूवन करने के लिए मैंने आपके सामने कुछ उदाहरण रखे। ये तो मैंने कुछ सैंपल रखे हैं। लगभग मैंने जितनी भी कुंडली की एनालिसिस की, मैं जो बातें कह रहा हूं आपको उनमें 80 से 90% कुंडलियों में ये सारी बातें मिल जाएंगी। और अगर ये आपकी कुंडली में भी सारी कंडीशन लागू हो रही है, क्वालिफाई हो रही है, तो निश्चित मान के चलिए कि आप भी एक सफल और कुशल राजनीतिक बन सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं और एक अच्छा नाम और यश कमा सकते हैं। मैं तो आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं ताकि हम आगे चल करके और अच्छे वीडियो बना सकें और आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।